नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी अरब में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 14 लोगों की इसमें मौत हुई है। हादसे की जांच जारी है। सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आपको बता दें कि अरामको का ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है। रास तनूरा इलाके में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसा हॉर्मुज के करीब पूर्वी सऊदी अरब में हुआ है। हेलीकॉप्टर किन हालातों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने अभी तक पीड़ितों या घटना के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है। यहां हेलीकॉप्टर हादसे की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर सऊदी अरब की बड़ी ऊर्जा कंपनी सऊदी अरामको का है। सऊदी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी 14 पीड़ित सऊदी के ही नागरिक थे। अधिकारियों ने अभी तक उड़ान या विमान के क्रैश होने की वजह के बारे में और ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हादसे के बाद की। ये तस्वीर हादसे की वजह को लेकर के फिलहाल जानकारी नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर आखिर क्रैश किन वजहों से हुआ है। 14 लोगों की इसमें जान गई है। ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये सभी जो 14 लोग जिनकी मौत हुई है वो सभी सऊदी के ही थे। और सऊदी अरामको जो कंपनी उसका ये हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ। 14 लोग इसमें सवार थे, 14 की मौत हुई है। अमेरिका और ईरान में महाजंग फिर से शुरू हो गई है। अमेरिकन नेवी और एयरफोर्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास ईरान के 10 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही धमकी भी दी है कि सीज फायर का उल्लंघन शांति वार्ता को खत्म कर सकता है। वहीं अमेरिकी हमले के बाद बौखलाए ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। ईरान ने भी बहरीन और कुवैत पर हमला किया है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में यूएस के 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े पर हमला किया गया। साथ ही ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन पीस डील को खतरे में डाल सकता है। सवाल यह कि क्या यह हमला पीस डील को तोड़ देगा? क्या युद्ध विराम जैसी डील 7 दिन में ही टूट गई? ईरान यूएस में बात भी जारी, बम भी बरस रहे। 7 दिन पहले हुई थी डील, अब हॉर्मुज में धमाके। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन किया ईरान पर हमला। ट्रंप की धमकी, धरती से मिटा देंगे ईरान का वजूद। ईरान बोला, खाड़ी में यूएस के बेस नर्क बना देंगे। हॉर्मुज में फिर महाजंग की आहट। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। स्विट्जरलैंड में हुए युद्ध विराम समझौते के महज 7 दिन बाद अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर कार्रवाई की है। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए कार्गो जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की गई। इन हमलों के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमला किया क्योंकि उसने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। हो सकता है कि वे कभी नहीं सीखे। एक समय ऐसा आएगा जब हम और धैर्य नहीं दिखा पाएंगे और जिस सैन्य अभियान की सफल शुरुआत हमने की है उसे पूरी तरह पूरा करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का वजूद ही नहीं बचेगा। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया।
कुवैत की सेना ने कहा कि सुबह देश के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई ईरान की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। तो बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा कि ईरानी हमले में मुहर्रक इलाके की एक रिहायशी इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। बहरीन ने ईरानी हमलों को खतरनाक उकसावा बताया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC की नौसेना ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि गल्फ में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने आने वाले दिनों में नर्क का अनुभव करेंगे। ये बयान ऐसे समय पर आया जब बहरीन और कुवैत पर ईरान ने जबरदस्त हमले किए। इन हमलों ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शांति की उम्मीद कमजोर पड़ रही है। इस बीच हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच भी झड़पों की खबरें सामने आई है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने चेतावनी दी है कि किसी भी हिंसक कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। तनाव बढ़ने के बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला पूरी तरह रुका नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही एक और दौर की वार्ता होने की संभावना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ी चुनौती भरोसे की कमी है। दोनों पक्ष एक दूसरे के इरादों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो हॉर्मुज में एक बार फिर से महाजंग की आहट के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर तनाव और हालिया सैन्य गतिविधियां जारी रहीं तो हॉर्मुज को खुला रखना संभव नहीं होगा। अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत हॉर्मुज के प्रबंधन की जिम्मेदारी केवल ईरान के पास है। अगर अन्य देश या पक्ष अपना अलग नियम लागू करने की कोशिश करेंगे तो इससे टकराव की स्थिति पैदा होगी। यह बड़ा बयान जो है वो अब्बास अरागची का सामने आया है। तो देखिए, हॉर्मुज में एक बार फिर से उथल पुथल ऐसा लग रहा है। हालांकि बातचीत भी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार बम भी बरस रहे हैं। और इस पर ईरान ने क्लियर कर दिया है कि हॉर्मुज पर अधिकार तो सिर्फ ईरान का है, और इसी वजह से टकराव भी अमेरिका के साथ देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि यह टकराव कहां जाकर थमेगा, क्योंकि बातचीत होती है, एक पीस डील हुई, लेकिन उस पीस डील को लेकर के महज 6 से 7 दिन का वक्त बीता और फिर से धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। तो अमेरिका जहां हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान पलटवार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम अस्तित्व मिटा देंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में शांति बनी रह पाएगी या नहीं। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच अब बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस आरोपी सिया गोयल को लेकर लोहागढ़ किले पहुंची, जहां पूरे घटनाक्रम का क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया और यह जानने की कोशिश की गई कि आखिर 18 जून को उस खाई के किनारे क्या हुआ था। देखिए रिपोर्ट। केतन हत्याकांड में पुलिस की जांच लगातार तेज होती जा रही है। पुलिस जहां सिया और चेतन के बीच हुई कॉल डिटेल को खंगालने में लगी है, तो वहीं इसी बीच पुलिस इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश में लगी है। हत्याकांड की जांच के लिए इसीलिए पुलिस मुख्य आरोपी सिया गोयल को लेकर लोहागढ़ किले पहुंची। ये वही जगह है जहां 18 जून को रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत हुई थी। पुलिस ने यहाँ पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने आरोपी से ये समझने की कोशिश की कि वारदात के समय कौन वहां मौजूद था, किस स्थिति में केतन को धक्का दिया गया और उसके बाद वो कितनी दूर गहरी खाई में जा गिरा। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस ने डमी बॉडी का भी इस्तेमाल किया। जांच अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में अब तक कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया है। यही वजह है कि क्राइम सीन रिक्रिएशन जांच का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस ये भी जांचने में लगी है कि पूछताछ के दौरान सिया और चेतन ने जो कहानी बताई, क्या वो घटनास्थल से मेल खाती भी है या फिर नहीं। पुलिस सिया और चेतन के बीच हुई फोन कॉल्स, उनकी लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच में लगी है। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले और घटना के बाद दोनों आरोपियों के बीच कितनी बातचीत हुई और क्या इस बातचीत के दौरान ही केतन की हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया। केतन मर्डर केस में बड़ा एक्शन, लोहागढ़ किले पर क्राइम सीन रिक्रिएट।
मुख्य आरोपी सिया को लेकर लोहागढ़ किले पहुंची पुलिस। डमी बॉडी से किया गया सीन रिक्रिएशन। पुलिस का दावा है कि सिया को आशंका थी कि अगर वो शादी से इनकार करती है तो परिवार की बदनामी होगी, इसलिए सिया और उसके प्रेमी ने चेतन ने केतन की हत्या की योजना बनाई। जांच एजेंसियों के मुताबिक केतन को घूमने के बहाने लोहागढ़ किले पर बुलाया गया और मौका देखकर उसे खाई में धक्का दे दिया गया। इस मामले को लेकर पुलिस टीम आरोपियों की मोबाइल फोन लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल फुटप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज और घटना से पहले और बाद की एक्टिविटीज को जांच रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या की प्लानिंग कब बनी, कैसे बनी और क्या इसमें किसी और ने भी कोई भूमिका निभाई। केतन हत्याकांड में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। लोहागढ़ किले पर हुआ क्राइम सीन रिक्रिएशन इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच में बेहद अहम साबित हो सकता है। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कर ये समझने की कोशिश की कि 18 जून को वहां आखिरकार हुआ क्या था, क्या कोई और भी वहां पर मौजूद था जिसने इनकी मदद की हो। फिलहाल तो पुलिस का पूरा फोकस इस बात पर है कि केतन अग्रवाल की मौत एक हादसा थी या फिर प्लानिंग के तहत हत्या। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट, कॉल डिटेल, आरोपियों के बयान और क्राइम सीन रिक्रिएशन से इस मामले की अंतिम तस्वीर तैयार करने में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा हो जाएगा और केतन हत्याकांड के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। लापता लेडीज और मिर्जापुर में काम कर चुके एक्टर सत्येंद्र सोनी ने आरोप लगाया है कि उन्हें तय फीस नहीं दी गई और फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उन्हें धमकाया। इसके बाद ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश सरकार से फिल्म पेड पालकी के मेकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सत्येंद्र सोनी ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें एक्टर ने अपने फैंस को बताया कि कई मुश्किलों का सामना करने के बाद वे सुरक्षित मुंबई पहुंच गए हैं। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि हर वर्कर और कलाकार सम्मान, समय पर पेमेंट और डराने धमकाने से सुरक्षा का हकदार है। अमाउंट दिया। हेलो, मेरा नाम सत्येंद्र सोनी है, मैं एक्टर हूँ। मैं इधर फिल्म करने आया था मैहर, जिसके डायरेक्टर पुष्पेंद्र जी हैं और फिल्म का नाम पेड पालकी है। तो हमारी बात हुई थी, इन्होंने हमें 50,000 साइनिंग अमाउंट दिया था और उसके बाद इन्होंने ये बोला था कि हम आपको ड्यूरिंग शूट पेमेंट करेंगे। आज हमारा 8 दिन शूट हो गया है और हम इनसे पैसे की बात कर रहे हैं, तो इसने मेरा पैकअप कर दिया, बोला कि तुम लोग होटल में नहीं दिखना चाहिए, हमारा पैकअप है और हमें मारने की धमकी दे रहा है। हेलो, मेरा नाम सत्येंद्र सोनी है, मेरे साथ श्रीधर दुबे भैया हैं और ये पंकज शर्मा जी हैं। हम सुरक्षित मुंबई में पहुंच गए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मैहर पुलिस का, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। अनिवेश द्विवेदी, हेमंत पांडे सर और कौन थे भैया। दोस्तों, बड़ा मुश्किल सफर रहा, लेकिन हम लोग इस वक्त मुंबई आ चुके हैं। बड़ी मुश्किल से निकलते हुए इसमें चाहे मैहर पुलिस ने बहुत सहयोग प्रदान किया, वहाँ के SHO साहब अनिवेश द्विवेदी सर का बहुत सहयोग था, SP मैहर साहब का बहुत सहयोग था जी, हमारे पूरे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का सपोर्ट रहा। हेमंत पांडे जी ने बहुत हमें मदद की। मतलब हमारी स्थिति ये थी कि हम मानसिक रूप से बहुत हिल चुके थे, क्योंकि शायद हम तीनों के साथ ये पहली बार था और बहुत बड़ा सबक भी था और हम बहुत हिले हुए थे मानसिक रूप से। वहाँ पर बहुत ज़रूरी था कि हाँ, कि हमसे कोई बात करे या हमें कम से कम प्रोत्साहन देता रहे। अमित राय सर हमारे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पराग छापेकर सर ने बहुत सपोर्ट किया। अनिल शारदा जी जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और हमारे रंगमंच के कलाकार हों, चाहे अन्नपूर्णा सोनी हो, चाहे दुर्गेश सोनी हो, रक्षा हो, चाहे हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल आते रहे, बातचीत होती रही, जो उन्होंने मतलब बनाया रखा कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें लगा कि हम मैहर में अकेले हैं और बिल्कुल भी हमें अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। हमारे जिनको जैसी जैसी जानकारी मिलती गई, वो लोग हमें अपना सपोर्ट देते रहे। अभी हम लोग ने ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत लोग घबरा रहे हैं कि शायद हमारी स्थिति इस समय कैसी, तो हम वही बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो हम छुपा रहे थे। बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे, आज हम लोग पहुँच पाए हैं। अभी हम लोग जैसे मुंबई उतरे हैं, सबसे पहले वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। आप सभी का आभार, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम सुरक्षित हैं जी और सेफ हैं, तो धन्यवाद सबका।
धन्यवाद मैहर बहुत सारे लोगों का हम नाम नहीं ले पा रहे, शायद गिरिजा शर्मा है, रचना गुप्ता है और अनंता मैम है और बहुत सारे हम लोग इस समय याद ही नहीं आ रहा दोस्त, इसमें हम बता ही नहीं पा रहे। अगर आप लोग को याद आता है आप बता सकते हैं। हालांकि जिस समय जो लोग भी हैं जिन्होंने भी हमसे बात की, जिनको इस घटना के बारे में पता था, आशुत राणा जी भी हैं, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, उन्होंने भी हमारी बात सुनी और हेमंत सर ने तो मुकेश तिवारी जो है उससे भी बताया, क्योंकि हमें ये था कि एमपी में जो लोग हों जो एमपी के बारे में जानकारी रखते हैं वो बता पाएं, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। जिस तरह की उन्होंने हरकतें की उसमें ये तो समझ में आ रहा था कि उन्हें सिनेमा नहीं बनाना, वो शायद किसी और मकसद से थे और उनका मकसद जो भी था हमने वहाँ एकता दिखाई और हम कलाकार एक रहे और हम किसी तरह वहाँ से आ गए हैं और हम सुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच मैहर पुलिस। थैंक यू मैहर पुलिस। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद अब जांच तेज हो गई है। पुलिस ने इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए इस मामले के 8 आरोपियों के घरों पर छापेमारी की और परिजनों से पूछताछ की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपियों के घर से 79,85,000 रकम भी बरामद की है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या 27 के चुनाव में अयोध्या ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्या अयोध्या के इर्द गिर्द ही चुनावी पहिया घूमेगा? क्या अयोध्या के नाम पर ही महासंग्राम होगा? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब रामलला के दरबार से चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बड़ा दांव चला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, हम धर्मनिष्ठता और सत्यनिष्ठता के साथ ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को एक ऐसी अनुपम अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद के साथ हम अयोध्या के सनातन मान को आस्था, श्रद्धा, अखंड विश्वास और सच्ची भावना के सियाराम धाम के रूप में पुनर्स्थापित और पल्लवित करेंगे। इससे अयोध्या वासियों के भी परंपरागत गौरवभान और अधिकारों को पुनः स्थापित करेंगे। अखिलेश के इस वादे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। सीएम योगी ने अखिलेश को सीधी चुनौती दी कि अगर सपा मुखिया खुद को धार्मिक बता रहे हैं तो मथुरा वृंदावन पर बोलकर दिखाएं। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। अब सवाल खड़े हुए कि क्या मुख्यमंत्री योगी की इस चुनौती को अखिलेश यादव स्वीकार करेंगे? क्या मथुरा के मुद्दे पर अखिलेश खुलकर बोलेंगे? क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति अभियान पर खुलकर सामने आएंगे? ये सवाल जब समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछे गए तो उनका जवाब भी सुन लीजिए।
आप उनकी बातों पे भरोसा मत करिए, जिनके लिए डोनेशन फर्स्ट है, नेशन नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। अखिलेश यादव ने मथुरा पर खुलकर कुछ नहीं कहा। हालांकि राम मंदिर से चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाकर सरकार पर सवाल दागते रहे, सरकारी मशीनरी को सवालों के कटघरे में खड़ा करते रहे। हालांकि चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार ने बार बार साफ किया है कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। आस्था पर कुठाराघात करने वालों पर सख्त एक्शन होगा और मुख्यमंत्री योगी की इसी सख्ती का नतीजा है कि 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया और अब सबूत जुटाने के लिए उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। चढ़ावा चोरी की जांच कर रही टीमों ने अयोध्या में रहने वाले सभी आरोपियों के घरों पर छापेमारी की। पुलिस की अलग अलग टीमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घर पहुंची। इन सभी ठिकानों पर पुलिस पूरी बारीकी से तलाशी ले रही है ताकि केस से जुड़े अहम सबूत जुटाए जा सकें। जांच टीमें एक एक कर घर के कोने को खंगाल रही है ताकि कोई भी सबूत छूटने न पाए। कार्रवाई के दौरान स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस आरोपियों के परिजनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों से भी इन आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई। समय हमारी मौजूदगी अयोध्या कैंट के कौशलपुरी क्षेत्र में हम इस टाइम खड़े हैं। ये अनुकल्प मिश्रा का वही घर है जहां पर जो पैसे आते थे वो यहीं पे घर में रख के ही बंटवारे किए जाते थे। लोगों का कहना है कि इसी घर में वो बंटवारा का पैसा जो है वो सबको बांटा जाता था और फिर उसके बाद में बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाता था। चढ़ावा चोरी की गहराई से जांच कर रही टीम सिर्फ चोरी की कड़ियों को ही नहीं जोड़ रही बल्कि आरोपियों की कमाई का जरिया भी पता लगा रही है। अपराध के जरिए जो पैसा या संपत्ति जुटाई गई है उसके सोर्स को ट्रेस किया जा रहा है। आरोपियों के पास मौजूद संपत्तियां कहां से आई और उनके पास फंड कहां से आ रहा था, इसकी पूरी हिस्ट्री निकाली जा रही है। पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है। जो भी दोषी होगा वो कार्रवाई। सरकार ने एक बार फिर साफ कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन होगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अखिलेश इन दावों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। क्या कोई कल्पना कर सकता था श्रद्धा और आस्था से इतनी बड़ी खिलवाड़? इनकी चतुराई है, चालबाजी है और सीसीटीवी फुटेज है कि कितनी बार सीसीटीवी बंद किया गया है, कितनी बार वो आंकड़े सामने आपके आए हैं। साफ है 27 के चुनाव से पहले अयोध्या का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है। चढ़ावा चोरी पर संग्राम छिड़ा है। सवाल है कि चढ़ावा चोरी पर छिड़े संग्राम का अंजाम क्या होगा? क्या अयोध्या के मुद्दे पर ही 27 का चुनावी युद्ध होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।